सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सबका एमआरएम लीगल एक्सपर्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक पे। आज का केस है रॉयल्टी को लेकर। क्या माइनिंग सेक्टर से स्टेट गवर्नमेंट टैक्स या रॉयल्टी कलेक्ट कर सकती है? क्या संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो उन्हें अलाउ करते हैं? क्या 7 शेड्यूल अलाउ करता है स्टेट को भी किसी प्रकार का राजस्व माइनिंग से कलेक्ट करने को लेके? इन सारे क्वेश्चंस को हाल ही में आई जजमेंट ने क्लियर कर दिया। मैं केस की फाइल को साथ में देखते हुए आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ये केस है 1999 से चला आ रहा है। माइनिंग मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MADA वर्सेस MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरी नंबर 9012/1999। ये केस माइनर्स और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक डाउट को लेकर था कि जो मिनरल्स स्टेट की ज़मीन पर हैं उन मिनरल्स पे कुछ तो रेवेन्यू लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सीधे तौर पे ये सारा रेवेन्यू ले रही थी। और ये प्रावधान हमारे संविधान में भी मौजूद थे। तो ये 7 शेड्यूल में भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के रूप में बांटा गया है कई चीज़ों को, टॉपिक्स को। अब निगाह मारते हैं केस की तरफ और फाइल में देखते हुए आपके साथ कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। अब इस जजमेंट में जो 8:1 का था, ये स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स लेवी करने को लेकर था। ठीक है, लगभग 13 साल बाद इसमें एक कुछ ठोस जजमेंट ही आया है। 9 जज बेंच ने ये फैसला दिया। कई मुद्दों पे, कई एस्पेक्ट्स पे प्रश्न भी खड़े हुए थे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था फेडरलिज्म का, स्टेट और सेंटर के बीच में जो रेखा खींची हुई है उसका भी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे MMDR एक्ट का जिक्र होता है 1957। इस जजमेंट के बाद से इंडियन सीमेंट्स और केसोरम इंडस्ट्रीज जजमेंट के दिए हुए ऑर्डर्स और जजमेंट को पलट दिया गया। इंडियन सीमेंट्स वाला केस माइनिंग और मिनरल्स से संबंधित केस था, जो कि 1989 में चल रहा था, और केसोरम इंडस्ट्रीज 2004 में। और कुछ जो पॉइंट्स निकल के आए हैं इस केस में, उसमें पहला पॉइंट ये है कि रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स। रॉयल्टी है, उसे हम टैक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने टैक्स बोल दिया तो स्टेट गवर्नमेंट उसे लगा ही नहीं पाएगी। Royalty on a tax, contrary to that what Government of India argued, as against a tax which is imposed for public purposes. और रॉयल्टी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। रॉयल्टी को यहाँ पे कोर्ट ने एड्रेस करा है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, गवर्न बाय अ लीज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, जो कि लीज एग्रीमेंट के तहत ही दो लोग के बीच में होता है। रॉयल्टी का आपने पहले भी जिक्र कई बार सुना होगा, तो वो जिक्र होगा म्यूजिशियंस और म्यूज़िक कंपनीज़ के बीच में, एक्टर्स और मूवी डायरेक्टर्स के बीच में, या प्रोडक्ट्स और उनके डेवलपर्स के बीच में। रॉयल्टी की बात होती है ना, कि रॉयल्टी जब तक ये काम चलता है, जब तक ये प्रोडक्ट सेल होगा, उसकी रॉयल्टी दी जाएगी मेकर्स को या डिज़ाइनर को। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, कॉन्ट्ररी टू व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्ग्यूड, एज अगेंस्ट अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस। रॉयल्टी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट गवर्नड बाय अ लीज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट एड्रेस्ड। एंड इसमें एक और जो पॉइंट एड्रेस करा गया कि देयर इज नथिंग इन द MMDR एक्ट दैट प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम लेविंग टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। और MMDR एक्ट में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, और स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि आप अपनी ज़मीन पे हो रहे खनन को अपने हिसाब से रॉयल्टी या फिर टैक्स लेवी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे रॉयल्टी की बात हुई है। देयर इज नथिंग इन द MMDR एक्ट दैट प्रिवेंट्स स्टेट्स फ्रॉम लेविंग टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। This view went against government's contention that MMDR was enough to limit states' power on taxing mineral rights. MMDR एक्ट के माध्यम से ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट्स को कहीं ना कहीं रोकी हुई थी कि वो अपने ज़मीन पे है मिनरल्स को फाइनेंस ना कर पाए। यही तो मेन समस्या थी कि अगर हमारी ज़मीन से खनन हो रहा है तो हमें उसके बराबर फाइनेंशियल लाभ भी तो मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि MMDR एक्ट ने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, और स्टेट को पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन से हो रहे खनन और खनिज संसाधनों, मिनरल रिसोर्सेज से लेवी टैक्स कर सकता है, रॉयल्टी ले सकता है। ये केस 1985, 1999 और कई 2004 लंबे समय तक कोर्ट में आया, जो कि अब जाके 8:1 या 9 जज बेंच की जजमेंट में क्लियर हो पाया है कुछ हद तक। आगे देखते हैं। Underlying the case was a deeper federal question and the issue of how much authority center has in name of national welfare.
इस केस में विशेषकर ये भी एक बात उठी कि सेंटर सिर्फ नेशनल वेलफेयर के नाम पे या राष्ट्र के वेलफेयर के नाम पे किस हद तक किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब अगर कोई झारखंड, छत्तीसगढ़ का ज़िक्र यहाँ पे होता है, जो कि हम जानते हैं सामान्यतः, कई आर्टिकल्स में भी इसका ज़िक्र हुआ था कि जो मिनरल रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं, वो अगर रॉयल्टी या टैक्सेशन कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो उनको आय का नया साधन मिलेगा और वो भी तरक्की कर पाएंगे। या जो कोस्टल स्टेट्स हैं विशेषकर, वो भी जहाँ पे सी बेड मिनरल्स मौजूद हैं, मगर एनएमडीआर एक्ट की वजह से वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। आसान भाषा में, अगर स्टेट में कोई मिनरल है जो कि वहाँ का नेटिव है, वहीं पे उग रहा है, उसकी माइनिंग का भी लाभ, फाइनेंस करने का लाभ स्टेट को मिलना चाहिए, उससे आय कमाने का एक अवसर मिलना चाहिए। It is not that Government of India's concern regarding states with no or little minerals is without basis. If an additional taxation power for mineral states skews the scale against which all such natural resources, there are ways the center can compensate the latter. और माइनिंग इंडस्ट्री को लेकर ये इस जजमेंट के पास से क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे और इसी में एक नया पॉइंट निकल के आया कि माइनिंग जो कंपनीज थी वो जनता में आ गई हैं इस जजमेंट के बाद से, कि अगर अब स्टेट भी रॉयल्टी कलेक्ट करना शुरू कर देगा या स्टेट भी टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा एडिशनली, तो ये भार अल्टीमेटली कस्टमर पे पड़ेगा। कंपनीज पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो कस्टमर पे डालेंगी। इससे फाइनल आउटपुट्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी। तो ये भी एक नया एस्पेक्ट निकल के आया है इस पूरे केस में कि अगर स्टेट भी रॉयल्टी और टैक्सेशन कलेक्ट करना शुरू कर देगा तो ये बर्डन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ और अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट उससे बन के आ रहा होगा उस पर देखने को मिलेगा। तो माइनिंग इंडस्ट्री ने ये भी रिक्वेस्ट करी, या माइनिंग कंपनीज़ ने, कि स्टेट कम से कम ये प्रयास रखे कि एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कलेक्शन करा जाए, ना कि इस हद तक करा जाए कि ये ओवरऑल सेक्टर को प्रभावित कर दे। किसकी तरफ बढ़ते हैं तो और जानते हैं क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पे एड्रेस हुए हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं आपको पहले। ये सब जजमेंट और खबर हमारे समक्ष 14 अगस्त के आसपास में आई, 14 अगस्त को ही आई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि खनिज अधिकारों और रॉयल्टी पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों से संबंधित एक डिस्प्यूट को एड्रेस करा जाएगा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एक और बार, जो कि बीते वर्षों में कई बार पहुंचा था। अच्छा, ये मामला मुख्य रूप से जो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, माडा, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, से जुड़ा हुआ है। और इसे 7वीं अनुसूची को लेके जो कन्फ्यूजन था रॉयल्टी टैक्स कलेक्शन का, इसको यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे किस मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जिक्र होता है, वो है 7 शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, जिसमें स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का जिक्र करा गया। अब आगे बढ़ेंगे केस फाइल में तो देखते हैं। और मैं अपनी नोट्स जो हम बनाते हैं केसेस में, उसके आधार पे आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को उसको भी फॉलोअप लेते हुए करना पड़ेगा। अब इस मामले में मुख्य प्रश्न ये था कि राज्य सरकारें खनिज अधिकारों और रॉयल्टी पर कर लगा सकती हैं। इससे पहले 1990 के इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि रॉयल्टी एक कर है। अच्छा, इंडिया सीमेंट्स वाले केस में ये कहा था कि रॉयल्टी एक टैक्स है, रॉयल्टी एक कर है। इस कारण से राज्य विधानसभाओं को 7वीं अनुसूची की सूची 2, राज्य सूची की प्रविष्टि 23, ठीक है ना, एंट्री 23 और 50 के तहत रॉयल्टी पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं कि सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है सब्जेक्ट्स को, उन सब्जेक्ट्स में सेंटर कलेक्ट करेगा या स्टेट कलेक्ट करेगा, ये क्लियर करा गया है। तो इंडिया सीमेंट्स केस जो 1990 का था और 1985 का था, उसमें 1990 में आकर ये तय करा कि रॉयल्टी तो एक टैक्स है। अगर रॉयल्टी एक टैक्स है तो वो सीधे तौर पर जो 7 शेड्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत स्टेट को अलाउ नहीं है कि वो इसको इम्पोज कर पाए। तो इंडिया सीमेंट्स केस में ये मना कर दिया गया कि रॉयल्टी भी टैक्स है और 7 शेड्यूल के खिलाफ है। और इसी के बाद से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये क्लियर हो गया था कि हमारा तो इसमें कोई अथॉरिटी रह नहीं गई, तो वही जो चल रहा है तो चलने दीजिए। अब इसके बाद मगर जो समय आगे बढ़ता है तो केसुरम केस आया था, केसुरम इंडस्ट्रीज़ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2004 के आसपास में संविधान पीठ ने इंडिया सीमेंट से कुछ हिस्सों को पलट दिया और कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है। अब इंडिया केसुरम इंडस्ट्री वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, वेस्ट बंगाल स्टेट के केस में इंडियन सीमेंट्स वाले जजमेंट को पलट दिया गया और ये कहा था कि रॉयल्टी कर नहीं है, टैक्स नहीं है। अच्छा, ये केस पूरा इंग्लिश में, तो हमें इसमें हिंदी में नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगे अगर हिंदी में ज़्यादा हो रहा है तो समझ आता हूँ।
इस निर्णय से कानूनी स्थिति में अनिश्चितता पैदा कर दी और जिससे राज्यों ने कर लगाने के लिए कानून बनाए, जिसे कंपनियां विशेषकर सेल ने चुनौती दी। अब वही आपका जैसी जजमेंट ये वाला आ गया, केशवरम इंडस्ट्रीज बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, तो जजमेंट तो आ चुका है, तो सारी कंपनीज के सामने अब ये नए कानून और नए नियम बनाने का चैलेंज आ गया था कि अब अगर स्टेट भी करेक्ट कर सकती है तो हमें अब नए तरीके से काम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। और इसी चीज़ को सेल ने फिर चैलेंज करा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि नहीं यार ये गलत है। अब इसी फैसले में जो 14 अगस्त को हमारे सामने आया है, इंडिया सीमेंट्स वाले फैसले को ही फिर पलट दिया गया था और ये कहा था कि राज्य भी कर लगा सकते हैं। कभी हो रहा है कर लगा सकते हैं, केशवरम जजमेंट में कहा कि कर नहीं लगा सकते हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके सवाल उठा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा या प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये पहले से लागू करा जाए या नए सिरे से लागू करा जाए, है ना। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो संवैधानिक मामलों में प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लागू करा जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में। और अब अगर हम रेट्रैक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव वाले में बात करें, या रेट्रो पूर्वव्यापी, हिंदी में से पूर्वव्यापी बोलते हैं, तो अगर वो पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है तो इससे कंपनियों पर भारी कर देयता हो सकती है, मतलब कंपनियों के ऊपर भारी जिम्मेदारी पड़ सकती है। मगर अगर ये प्रोस्पेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, तो इसमें कंपनी को कोई पुरानी लायबिलिटी नहीं रहेगी और वो नए सिरे से नियम बना के इस पर काम कर सकता है, मतलब पुराने करों में राहत मिल जाएगी। अब इसी को लेके आगे इसी केस में एक और फिर नया सिला शुरू हुआ कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को लेके, पूर्वव्यापिता को लेके। अब इसमें अधिवक्ताओं ने इन पूरे बीते वर्षों में चल आ रहे केसेस को एड्रेस करते हुए ये कहा कि जब पिछले 30 से 35 वर्ष के बीच में इंडिया सीमेंट्स का निर्णय लागू था, तो जिसके आधार पर व्यवसायों ने अपने वित्तीय और व्यवसायिक निर्णय लिए थे। अब नियम बन जाते तो उसी नियम के आधार पर पूरा क्षेत्र सेक्टर चलता है। जब इंडिया सीमेंट्स का लागू था और ये कह दिया गया था कि रॉयल्टी कर नहीं है, रॉयल्टी कर है, उसे लागू नहीं कर सकते हम, तो उसी को एड्रेस करते हुए सब नियम कानून वगैरह बन गए थे और पूरा सेक्टर उसी आधार पर काम कर रहा था। उन्होंने तर्क दिया था कि अगर राज्य अब कर लगाने की अनुमति प्राप्त करते हैं तो यह उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय बोझ, अगर स्टेट भी अब इसमें एंटर कर जाएगा तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, अल्टीमेटली कंज्यूमर बढ़ेगी। कंज्यूमर यहाँ पे हम भी हैं जो फाइनल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूमर यहाँ पे, या जो इनिशियल कंज्यूमर कह सकते हैं आप, वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस क्षेत्र में इन सुविधाओं का लाभ ले रही हैं। फिर फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे चलते चलते, और यदि राज्य को पिछली तिथि से कर लगाने की अनुमति दी गई तो इसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। अगर बैक डेट से इसको लगाने के लिए कर दिया गया तो वही ये अल्टीमेटली जो है इसका पूरा भार जो है वो कंज्यूमर पर पड़ेगा, या फिर पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें महंगी हो जाएगी। और 2015 से खनिज नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों ने इंडिया सीमेंट के फैसले के आधार पर बोली लगाई थी। अगर माडा का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है तो ये उन वाणिज्यिक सौदों को पुनर्लिखित कर देगा। जो इंडिया सीमेंट्स अभी तक वही चल रहा है कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि इंडिया सीमेंट्स वाले में ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ था, उसको लेके पूरा क्षेत्र अपना काम कर रहा था, अपने तरीके से आगे जा रहा था। क्या वो सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रिविजिट करने पड़ेंगे, रीराइट करने पड़ेंगे? और अगर ऐसा है तो क्या फिर हम पुरानी कंपनियों को इस चीज़ की सज़ा देंगे, इंडस्ट्री को, इस जजमेंट की या इस डिस्प्यूट की? अब इसी विरुद्ध जो बात रखी गई, पूर्वव्यापिता के विरुद्ध बात जो रखी गई, उसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य सरकार ने तर्क दिया कि केशवरम के बाद से कई राज्य वैध रूप से कर एकत्र कर रहे हैं। अब जो केशवरम बनाम पश्चिम बंगाल का जजमेंट आया था 2004 वाला, उसके बाद से क्या हो रहा था कि उधर जजमेंट आ गया तो कुछ राज्यों ने कर वसूलना शुरू कर दिया था। और अगर माडा को केवल भावी रूप से लागू किया जाता है तो ये कानूनी असमानता पैदा करेगा। मतलब अगर अब ये जो हम नए नियमों को लागू करेंगे तो ये एक कहीं से इरेगुलरिटी हो जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेट्स में और कुछ लंबे समय से, जब इंडिया सीमेंट जजमेंट लागू था तो अलग तरीके से काम चल रहा था, अब केशवरम जजमेंट आने के बाद से अलग तरीके से चल रहा है, तो ये इरेगुलरिटी और कन्फ्यूजन का स्टेट उत्पन्न हो जाएगा स्टेट्स के बीच में। राज्य सरकारें पहले से कर एकत्र कर रही हैं और यदि ये फैसला केवल भावी रूप से लागू किया गया तो ये कई राज्यों को राजस्व से वंचित कर देगा। कानून में लगातार बदलाव करना सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा कानूनी। और ये तो हम जानते हैं कि देखिए अब लगातार अगर बार बार ये फैसले, देखिए जजमेंट्स तो बदलते रहते हैं, उसमें नई बात नहीं है, मगर इतने बड़े क्षेत्र को समय समय पे बदलना बिल्कुल भी फीसिबल नहीं होता है नए नए नियम आने से। अब इसमें प्रोस्पेक्टिव रूलिंग की बात होती है, पूर्वव्यापिता की। तो पूर्वव्यापिता का सिद्धांत जो है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। न्यायालयों को नए कानून को केवल भावी मामलों पर लागू करने की अनुमति देता है कि अगर कोई मान लीजिए आज से कोई फैसला आ गया तो वो फिर आज ही से आने वाले सभी मामलों में लागू हो जाता है, ताकि जो इसके पास्ट में मैटर चल रहा होता है उस पर कोई असर ना हो। ठीक है, जब भारत ने जो प्रोस्पेक्टिव रूलिंग है, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग देखिए कोर्ट्स में तो ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का और नॉर्मल लॉ का
ये एक अपने आप प्रिंसिपल है। अब इसी में कई बार इसी केस में जो मैंने केस फाइल में था कि केशवानंद भारती गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में भी यही इस्तेमाल हुआ था, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का सिद्धांत, है ना? कि केवल भविष्य में गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा था कि जो इस किसी मामले में अदालत ने पूरे कानून को पलटते हुए अगर कोई फैसला दिया तो भविष्य में लागू होगा, ठीक है, ताकि समाज में कोई समस्या ना हो, ठीक है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत को लागू करते समय उस जजमेंट के बाद से आगामी कोई भी मैटर कोर्ट के समक्ष आएगा तो वो जजमेंट उस पर लागू करा जाएगा। प्रोस्पेक्टिव रूलिंग कहा जाता है इसे पूरा पिता। ओवरऑल वापस से अगर हम इसमें आते हैं एक जनरल प्रिंसिपल के अलावा वापस से केस में, तो पूरे मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बातें और नियम MMDR एक्ट को देखते हुए ये हुआ कि निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा तो इसका कंपनियों पर गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के जो PSUs हैं उन पर ही पड़ेगा। मगर इसमें हम बड़ा एस्पेक्ट ये नहीं भूल सकते कि राज्यों को भी राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार है और राजस्व इकट्ठा करके वो अल्टीमेटली अपने ही राज्य की तरक्की में बेहतरी कर पाएंगे, है ना? सारी बात एक तरफ है, मगर राज्यों को राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार है अपना। अदालत ने स्वीकारा भी था कि मामलों में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। आगे बढ़ते देखते हैं कि अदालत ने फिर ये फैसला सुनाया कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के लेन देन पर कर लागू नहीं होगा, मतलब राज्य केवल 1 अप्रैल 2005 के बाद वाले मामलों पर ही ये कर लागू करेंगे। और कंपनियों को कर राशि 12 वर्षों में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली किश्तों में चुकाने की अनुमति दी गई है। और इस भी जितना भी आपका खनन हुआ था उससे राजस्व इकट्ठा हुआ था ये कंपनी 1 अप्रैल 2026 के बाद से किश्तों में दे सकती हैं। और 25 जुलाई 2024 के पहले के कर पर कोई ब्याज या दंड नहीं लगाया जाएगा। 25 जुलाई 2024 से पहले के कर पर कोई भी ब्याज या दंड नहीं लगाया जाएगा। और राज्यों को ये भी छूट दी गई है कि वह चाहें तो 25 जुलाई 24 से पहले के करों को माफ़ कर सकते हैं। और राज्य चाहें तो अगर वो इस क्षेत्र में कोई भी अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो वह कर माफ़ भी कर सकते हैं। मगर क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली फेडरलिज्म को भी एड्रेस करते हुए कोर्ट को ये देखना था कि राज्यों का जब अधिकार है, उनके क्षेत्र में कोई मिनरल माइनिंग हो रही है तो उनका भी अधिकार है कि वो उससे राजस्व कमाएँ ताकि वह अपने खर्चे निकाल सकें। और विशेषकर ऐसे राज्य जहाँ पे कोई ऐसा बड़ा उद्योग या फिर इकनॉमी नहीं है, वो कम से कम अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले राजस्व मिनरल्स खनिजों से ही कमाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं। एक बार मैं आपको जो गोरखनाथ वाले केस में बात करी थी वो पढ़ के बताता हूँ। This court has adopted submissions पे हम बात कर रहे हैं। This court has adopted the doctrine of prospective overruling, partly inspired by the jurisprudence developed in the US. In Golaknath versus State of Punjab, a bench of 11 judges of this court was called upon to decide the validity of Constitution, 17th Amendment Act 1964, which included certain state agrarian laws in the 9th schedule of the Constitution. The majority held that an amendment of the Constitution was law, according to the definition under Article 13. The amendment to the Constitution is law according to Article 13. Further, it was held that constitution amendments are also subject to limitations prescribed under Article 13(2). और जो constitution amendments होते हैं उनकी भी कोई restrictions होती हैं, सीमाएं होती हैं। Resultantly, the constitution amendment was declared void for infringing Article 13(2). The next issue before the court was whether the decision should be applied prospectively. गोरखनाथ केस में भी ये एक डिस्प्यूट उठा था, एक पॉइंट था कि क्या इसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो गोरखनाथ ओवररूल्ड अर्लियर डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट व्हिच हैड हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड और एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट्स हैड रिलाइड ऑन द अर्लियर रूलिंग्स टू एनैक्ट एग्रेरियन लेजिस्लेशंस। During 1950-1967, various amendments were carried out to the constitution violating the agrarian law reforms undertaken after independence. In this context, Chief Justice K. Subbarao observed that giving retrospective operation to decision would introduce chaos. इसमें इसी केस में फिर Chief Justice K. Subbarao साहब ने ये कहा था कि अगर हम इसको retrospective operations दे देंगे तो इससे समाज में chaos उत्पन्न हो सकता है अगर इतना बड़ा constitution परिवर्तन हम करेंगे। Introduce chaos and unsettle the conditions in our country. Resultantly, it was observed that overruling the earlier decisions but restricting the ruling to the future and not to the past was a reasonable principle to resolve extraordinary situations. इसलिए कहा गया इसको भविष्य से लागू करेंगे, फ्यूचर से, ना कि पास से। The Chief Justice held that power of the court to apply doctrine of prospective overruling could be traced to Article 142. और prospective ruling का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के Article 142 संविधान के 142 में भी आपका है। And formulated the following propositions about the applicability of doctrine. पहला कि प्रोस्पेक्टिव रूलिंग आपका कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकता है या प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कैन बी इन्वोक्ड ओनली इन मैटर्स अराइजिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई संवैधानिक मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन
It can be applied only by this court as it has the constitutional jurisdiction to declare law abiding on all courts in India. और ये it can be applied by this court as it has the constitutional jurisdiction to declare law binding on all the courts in India. और तीसरा, द स्कोप ऑफ रेट्रोएक्टिव ऑपरेशन ऑफ द लॉ इज लेफ्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ दिस कोर्ट. अब ये भी कह दिया कि भैया ये डिस्क्रिशन कोर्ट की है कि वो प्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कहता है या रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, रेट्रोएक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए कहता है. द स्कोप ऑफ रेट्रोएक्टिव ऑपरेशन ऑफ द लॉ इज लेफ्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ दिस कोर्ट टू बी मोल्डेड इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस ऑफ द कॉज ऑफ मैटर. और ये डिपेंड करता है कि भैया उस समय स्थिति क्या है केस की. After laying down the broad canvas, the learned Chief Justice concluded that फिर इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उस समय उन्होंने ये कहा कि what then is the effect of a conclusion on the instant case. Having regard to the history of the amendments, their impact on social and economic affairs of a country, and the chaotic situation that may be brought about by sudden withdrawal at the stage of the amendments of the Constitution, we think that considerable judicial restraint is called for. Although the Gorakhnath was subsequently overruled in the Keshananda Bharti versus State of Kerala, the doctrine of prospective overruling has been accepted by this court. The court has applied doctrine in varied context, and the following principle emerged on the application of doctrine. पहला की पावर, कोर्ट की पावर है ये आपकी आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. इट इज अप्लाइड बाय द कोर्ट व्हाइल ओवर रूलिंग अर्लियर डिसीजंस. और वैसे भी कोर्ट जब अर्लियर डिसीजंस को ओवर रूल करता है तो वो प्रोस्पेक्टिव रूलिंग को ही फॉलो करता है, डॉक्ट्राइन को, है ना. द ऑब्जेक्टिव इज टू वैलिडेट ऑल एक्शंस टेकन फ्रॉम बिफोर द डेट और डिक्लेरेशन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. द डॉक्ट्राइन डज नॉट वैलिडेट एन इनवैलिड लॉ बट द डिक्लेरेशन ऑफ इनवैलिडेशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द फ्यूचर डेट. और ये है कि फ्यूचर डेट से ही लाजमी माना जाता है लागू करने के लिए. एंड इट इज़ अ डिवाइस इनोवेटेड टू अवॉइड री ओपनिंग सेटल्ड इशूज़. और ये प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का डॉक्ट्राइन जो है यहाँ पर ये इसीलिए है कि ये अवॉइड करें री ओपनिंग सेटल्ड इशूज़, रिफंड ऑफ अमाउंट्स कलेक्टेड अंडर द इनवैलिड लेजिस्लेशन. अब ये ना हो ना कि आपने अगर उसको रेट्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट कर दिया किसी चीज़ को तो उस पीछे वाले समय में किसी का अगर नुकसान हुआ होगा या वो नियम अगर इनवैलिडेट हो चुका है तो लोग रिफंड्स भी तो मांगना शुरू कर देंगे. लोग या कंपनी से जो भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो उसका मुआवजा भी तो मांगना शुरू कर देंगे. इसीलिए प्रोस्पेक्टिव रूलिंग में ये प्रिंसिपल माना जाता है कि आप जिस डेट से ऑर्डर हुआ है उसके आगे से इंप्लीमेंट करेंगे ताकि केओस और जैसा खुद जजमेंट में लिखा हूँ वही बता रहा हूँ आपको, रीओपनिंग सेटल्ड इशूज़, रिफंड ऑफ अमाउंट्स ऐसी समस्या ना हो और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स की समस्या ना हो. इट इज़ अप्लाइड टू अवॉइड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस एंड गिव सफिशिएंट टाइम टू अफेक्टेड एंटिटीज़. ताकि किसी भी सामाजिक या आर्थिक प्रभाव ना पड़े और जो भी इसमें अफेक्टेड पार्टीज़ या लोग होते हैं उनको उचित समय मिल पाए कि वो अपनी इंतज़ाम कर सकें या फिर एडजस्ट हो सकें. और कई बातें करी, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ की मुद्दों पर ही रहूँगा. फिर इंडिया सीमेंट्स केस के बारे में कई बातें करी गई, इस रिपोर्ट आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. एड्रेस करा है फेडरलिज्म को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, आर्टिकल 42 को लेकर, स्टेट और सेंटर के बीच में 7 शेड्यूल को लेकर, यूनियन लिस्ट को लेकर तमाम एंट्रीज़ का यहाँ पे जिक्र हुआ है. कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन ये रहा कि सबमिशन दैट माडा सुप्रा शुड बी गिवन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज रिजेक्टेड. कि हम मगर इस केस में इस प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे. Bearing in mind the consequences that would emanate from the past period, the following conditionalities are directed to prevail. पहला, while the states may levy or renew demands of tax, if any pertaining to entry 49 and 50 of list 2 of 7 schedule in terms of the law laid down in decision in the MADA, the demand of tax shall not operate on transactions made prior to 1 April 2005. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जो नोट्स हमने बनाए थे उसके आधार पे कि 1 अप्रैल 2005 से आप इससे संबंधित अपनी जो स्टेट की डिमांड्स हैं वो फाइनेंशियल ले सकते हैं. द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ टैक्स शैल बी स्टैगर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. और राज्यों को अधिकार है जितने समय तक आपने खनन करा है उसके यहाँ से अपना पैसा कमाया है वो आप उसका ऐसा राज्य को दें क्योंकि वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार है. द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ टैक्स शैल बी स्टैगर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स. और ये आप एक मुश्त नहीं लेंगे, आप किस्तों में करके लेंगे. कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से आप किस्तों में ये पैसा मांग सकते हैं. और तीसरा है द लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन डिमांड्स मेड फॉर द पीरियड बिफोर 25 जुलाई 24 शैल स्टैंड वेव्ड फॉर ऑल द असेसेस. द लेवी ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी ऑन डिमांड्स मेड फॉर द पीरियड बिफोर 25 जुलाई 24 शैल स्टैंड वेव्ड फॉर ऑल द असेसेस. तो ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें रूलिंग आया. 9 जज बेंच थी, 8:1 का जजमेंट था. और की पॉइंट्स इतने क्या आप शेयर कर सकते हैं. बाकी बहुत बढ़िया केस था ये. स्टेट्स असल में देखिए अब इसमें जो मोटा मोटी बात निकल के आई थी कि स्टेट्स को जितना भी माइनिंग या मिनरल रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं उसका अधिकार होना चाहिए कि वो उसमें अपनी रॉयल्टी ले, अपना पैसा ले. और इस बीच जितना भी खनन हुआ है स्टेट्स से उससे उसका मुआवजा मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं.
बाकी इसमें रखते हैं, आप एक बार अध्ययन करिएगा इसका। हमने एक क्विक ओवरव्यू देने का प्रयास करा आपको, एक शॉर्ट एनालिसिस केस का। अब किसी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मगर जो चीज़ पूरी निकल के आई इसमें हमने आपको शेयर करी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो कल फिर आइएगा एक नई वीडियो में, जुड़िएगा हमारे साथ। और आज के लिए रखते हैं। थैंक यू।